समझ लो। नीचे अपर गोंडवाना जबलपुर ग्रुप सब आ गए कि नहीं आए? नहीं सर, ले मैं दे रहा हूँ। टाइम लगेगा। तो जिसमें अपन खड़े हैं ना, ये देख पा रहे हैं? कौन दे? ये तेरा कौन? ये क्या है? इसमें थोड़ी ये टुकड़े दिख रहे हैं ना, ये लाइम स्टोन के टुकड़े हैं और ये लाइम स्टोन ही है। हाँ, लाइम स्टोन। तो अपीयरेंस तो कांग्लोमरेट जैसा हाँ, दे रहा है। तो इसलिए इसको इंट्रा फॉर्मेशनल कांग्लोमरेट कहते हैं, इंट्रा फॉर्मेशनल कांग्लोमरेट। और हमने कल बात की थी लिथोक्लास्ट की। लिथोक्लास्ट में जो लिथ हैं या टुकड़े हैं, याद है कांग्लोमरेट अनकन्फर्मिटी की बात कर रहे थे अपन, वो अनकन्फर्मिटी भी नहीं खड़े थे कल। उसमें बेसॉल्ट के टुकड़े थे बड़े बड़े, वो लिथोक्लास्ट कहलाएंगे। लिथोक्लास्ट का मतलब रॉक फ्रेगमेंट्स। लेकिन उसी रॉक के टुकड़े मिलते हैं ओवरलाइंग में, तो उनको हम इंट्राक्लास्ट कहते हैं, इंट्राक्लास्ट। और ऐसे लाइमस्टोन को इंट्राक्लास्टिक लाइमस्टोन कहलाते हैं। ये एलोकेमिकल लाइमस्टोन है। अब ये भी नहीं जानते हैं अब आर्थोकेमिकल एलोकेमिकल, थोड़ी देर बैठ के ये बता देंगे आर्थोकेमिकल क्या होते हैं और एलोकेमिकल लाइमस्टोन क्या होते हैं। तुम लोग तो जानते हो, तो साली तो पढ़ाया है। हाँ सर, ध्यान नहीं है सर वर्ड से याद तो ये जो देख पा रहे हैं आप, ये इसका जो फैब्रिक है या मिनरल कंपोजिशन है, टेक्सचर है, वो लाइमस्टोन का ही है। ये दिख रहा है, ये वाला ये लाइमस्टोन का ही। तो इसी के फ्रेगमेंट्स टूट के इसमें ओवरलाइंग में मिले हैं। तो अपन जो खड़े हुए हैं, ये इंट्रा फॉर्मेशनल कांग्लोमरेट कहलाता है, या इंट्राक्लास्टिक लाइमस्टोन भी कहते हैं हम इसको, जो कांग्लोमरेटिक नेचर का होता है। तो किसी भी सक्सेशन के बीच में कांग्लोमरेटिक होराइजन का मिलना बहुत वायलेंट कंडीशंस को बताता है, टर्बुलेंट कंडीशंस को बताता है। यानी अचानक बहुत तेज़ फ्लड आया या तेज़ बाढ़ आई, बहुत रफ्तार से पानी बहा, तो नीचे के जो सेडिमेंट्स जमा होते वही उखड़े, टूटे और रोल हुए और उसी बेसिन में डिपॉजिट हुए। तो ये कांग्लोमरेट का मिलना क्या बताता है? इन्वायरमेंट ऑफ डिपोजिशन में अचानक बहुत तेज वायलेंट कंडीशंस, जानते हैं तीव्र को कहते हैं वायलेंट, या टर्बुलेंट कंडीशंस आई, जिसके कारण नीचे की जो रॉक डिपॉजिट, नीचे का लाइमस्टोन डिपॉजिट था, और क्योंकि यहाँ से पानी आ रहा था, यहाँ जो निकला हुआ हिस्सा होगा, इसी के टुकड़े टूटेंगे और रोल होंगे और यहाँ आके बेसिन में जमा होंगे, है ना। तो क्या बनेगा? इंट्राक्लास्टिक लाइमस्टोन। इन्हीं को हम इंट्राक्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम? इंट्राक्लास्ट। तो इंट्राक्लास्ट की प्रेजेंस से जो लाइमस्टोन बना वो इंट्राक्लास्टिक लाइमस्टोन बना। ये इन्हीं को हम एलोकेम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इसलिए ये एलोकेमिकल लाइमस्टोन भी है। और एलोकेम्स कई तरह के होते हैं, फॉसिल्स भी हो सकते हैं, उसमें उलाइट्स भी हो सकते हैं, और उसमें इंट्राक्लास्ट भी हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े टुकड़े हैं, तो इंट्राक्लास्ट से, तो इंट्राक्लास्टिक लाइमस्टोन भी है। और ये चूँकि कांग्लोमरेटिक नेचर का है, इसलिए हम इसको इंट्राक्लास्टिक कांग्लोमरेट भी कहते हैं। और इसको फॉर्मेशन के बीच में है, इसलिए हम इसी को इंट्रा फॉर्मेशनल कांग्लोमरेट कहते हैं। चीज़ समझ रही? तो इंट्राक्लास्टिक लाइमस्टोन, इंट्रा फॉर्मेशनल कांग्लोमरेट, ठीक है ना। ये और साथ साथ देख रहे हैं ये जेस्पर के और ये फ्रंट के, ये फॉरेन क्या कहते हैं, लिथोक्लास्ट भी मिलते हैं, टुकड़े भी मिलते हैं। तो हम खड़े हैं लमेटा सक्सेशन के दूसरे यूनिट पर। सबसे नीचे मिलता है ग्रीन सैंड। ग्रीन सैंड स्टोन नहीं कहते, ग्रीन सैंड कहते हैं, क्योंकि वो अनकंसोलिडेटेड है, क्रॉस बेडेड है बहुत अच्छा से, फ्लेम स्ट्रक्चर भी मिलता है। उसके नीचे मिलता है क्ले और उसके नीचे मिलता है सैंडस्टोन। सुन लीजिए सक्सेशन, नीचे सैंडस्टोन फिर क्ले। ये जो दोनों जो लिथो यूनिट्स हैं, ये अपर गोंडवाना में आती हैं, जबलपुर ग्रुप में। देखो ना, अपर गोंडवाना के कई ग्रुप हैं। तो जो टॉप मोस्ट है वो जबलपुर, उसके नीचे क्या राजमहल, हाँ, और उसके नीचे जो भी है पंचायत, ठीक है ना, दामोदा। तो दामोदा तो सबसे नीचे आता है गोंडवाना में, और सबसे ऊपर वाला जो ग्रुप है वो जबलपुर ग्रुप कहलाता है, क्योंकि जबलपुर के आसपास एक्सपोज है। तो नीचे वाला जो सैंडस्टोन है वो फेरुजिनियस है, क्रॉस बेडेड वो भी है, कंपैरेटिवली मीडियम ग्रेन्ड है। उसके ऊपर क्लेज हैं, जिनको हम जबलपुर क्ले कहते हैं। और जबलपुर पीरियड में, अपर गोंडवाना पीरियड में फ्लोरा बहुत डेवलप हो गए थे, तो हमें इसमें अपर गोंडवाना फ्लोरा मिलते हैं क्लेज में। अब बड़ा शिमला पे जाएंगे तो जो क्ले होंगी सफ़ेद रंग की या पिंक कलर की या बफ कलर की, आप हमेशा बेडिंग पे
कोई भी चीज़ को तोड़ना है तो हमेशा बेडिंग प्लेन से तो तोड़ना चाहिए। जल्दी भी टूटेगा तो डिपोजिशन तो बेड के ऊपर बेड के ऊपर बेड है ना, या लेमिना के ऊपर लेमिना है। किले में तो लेमिनेशन मिलेगा, बेडिंग तो नहीं मिलेगी ना। तो कोई पत्ता दबा होगा तो इसके ऊपर फिर किले जमा हो गई तो दो लेमिना के बीच में मिलेगा हमको। अब हम इसको यहाँ से तोड़ेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, तो अलोंग दी लेमिनेशन या अलोंग दी बेडिंग प्लेन ही तोड़ेंगे तो हमको मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्लेज में, जबलपुर में। तब वो फ्लोरा बहुत, गोंडवाना फ्लोरा बहुत डेवलप हो गया था, है ना, इसी उस पीरियड में। तो वो कहलाता है, वो अपर जुरासिक पीरियड में आता है गोंडवाना, अपर जुरासिक। और उसके बाद में क्या आएगा? क्रिटेशियस। तो अपर जुरासिक के बाद में क्रिटेशियस। तो ये जो लमेटा सक्सेशन है ये क्रिटेशियस का है। क्रिटेशियस पीरियड कहलाता है 6.5 करोड़ साल पहले वाला पीरियड, 65 मिलियन ईयर्स, है ना। और बल्कि 65 पे तो एंड हो गया लगा था, प्लस माइनस 62 63 से लेके 65 तक। और 65 मिलियन ईयर्स यानी 6.5 करोड़ साल पहले ये वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई थी। तो इसके जस्ट बाद में वॉल्केनिक एक्टिविटी थी। तो टॉप पे हमेशा क्या मिलेगा? डेकन क्रैप मिलेगा या बेसॉल्ट मिलेगा। तो सक्सेसर में सबसे नीचे है, लिख लिया आपने सैंडस्टोन और क्ले, ये दोनों को ग्रुप करके कर दीजिए जबलपुर ग्रुप, अपर गोंडवाना। इसके ऊपर कर दीजिए पैरा कन्फर्मिटी, मतलब अनकन्फर्मिटी। और उसके बाद में मिलेगा ग्रीन सैंड, और उसके बाद में लोअर लाइमस्टोन, पैरा कन्फर्मिटी तो अनकन्फर्मिटी, ग्रीन सैंड के ऊपर लोअर लाइमस्टोन के ऊपर MNB, उसके ऊपर अपर लाइमस्टोन, उसके ऊपर अपर सैंड। ये जो 5 यूनिट्स हैं, ये जो बुकिश में, किताब में है ना, वो एग्जैक्टली उसी तरह की। और यहाँ अपने को पूरा सक्सेशन मिलेगा, मैं बताऊंगा। तो हम ग्रीन सैंड पे नहीं जा सकते, अब ऐसी गंदगी में नीचे पहुँच सकते वहाँ, जहाँ नीचे जबलपुर सैंडस्टोन है और जबलपुर क्लेज है, जिसमें फॉसल भी मिलते, और 2-3-4 तरह के क्लेज भी हैं। और उस पर ग्रीन सैंड है, और ग्रीन सैंड भी बहुत मोटा, करीब 10 मीटर मोटा ग्रीन सैंड है। 10 मीटर मतलब 60 फुट, सब 8 मीटर तो है कम से कम। और उसमें कई क्रॉस बेडेड है भी हैं। क्रॉस बेडिंग हम पहचानते हैं, क्रॉस बेडिंग से हम पेलिकॉरन डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, फ्लेम स्ट्रक्चर क्या होता है, वो सब मिस हो गए। और इस गंदी बाड़े में नहीं खुदा सकते, आपको रास्ते ही नहीं जाने का, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं अपर बड़ा शिमला में छोटा सा ग्रीन सैंड दिख जाएगा, और वो भुरभुरा है, उसका सैंपल भी नहीं ले सकते, जेब में भर के ले जा सकते हो। वो जो फंकी मारते हैं ना खारे के, ऐसा बिखरे से होंगे। तो मेन हम दिखाना चाहते थे, जो मेन पर्पस था वो ग्रीन सैंड था। अब देखो 17 साल में दुनिया ही बदल गई यार। हम लोग, मेरा फील्ड वर्क नहीं है, PhD मेरी यहीं की है, तो मैं तो बहुत भटका हूँ यार। तो यहाँ से उतर के यहाँ से जाते थे ग्रीन सैंड, अब नहीं जा सकते, ना उधर से नहीं जाते। और गंदगी इतनी है कि वायरस बैक्टीरिया बहुत लगेंगे भाई। तो हम कहाँ खड़े हैं? लमेटा फॉर्मेशन की दूसरी इकाई पर, किस पर? लोअर लाइमस्टोन पर। अब मैं लोअर लाइमस्टोन में भी 2-3 तरह के लाइमस्टोन मैं इसी में दिखा देता हूँ कि कब हमें ये पता आना चाहिए कि ये डिपोजिशन के दौरान कब एनर्जी का वेरिएशन हुआ, एनर्जी ऑफ डिपोजिशन। कब टर्बुलेंट कंडीशंस हुई, कब काम कंडीशंस हुई, काम यानी शांत परिस्थितियाँ हुई, यानी बाढ़ आती ना, बहुत तेज़ बाढ़ आती है, फिर बरसात रुक गई, शांत हो गया, पानी आहिस्ता आहिस्ता बह रहा है, वो काम कंडीशंस। तो कब बाढ़ आई, कब शांत हुआ, कब बाढ़ आई, कब शांत हुआ, इसी को हम कहते हैं एनर्जी वेरिएशन, है ना। अब उनके क्या कहते हैं, मैं हमें कैसे कहता हूँ, हर बार उनके हस्ताक्षर हम ढूंढते हैं, सिग्नेचर, और ये सिग्नेचर से हम इन्वायरमेंट निकालते हैं कि क्या क्या इन्वायरमेंट रहा होगा और किन कंडीशंस में बने होंगे, और उनके सिग्नेचर्स को आइडेंटिफाई करना हमको आना चाहिए। तो ज़ाहिर है हम किस कंडीशन में खड़े हैं, ये इंट्राफॉर्मेशनल कॉन्ग्लोमेरेट, मतलब बहुत वायलेंट कंडीशंस थी, बहुत टर्बुलेंट कंडीशंस थी, इतनी तेज़ थी कि ये जो बेसिन में जो लोअर लाइमस्टोन डिपॉजिट हुआ था, देखो ना, बेसिन तो ऐसी ही होगी ना। अब ये पानी यहाँ से आ रहा है तो ज़ाहिर है यहाँ से तो तोड़ फूट होगी ना, या पानी यहाँ से आ रहा था, यहाँ से टूट फूट होगी ना। तो किसके टुकड़े टूटेंगे? जो सबसे बाद में जमा हुआ होगा। सबसे बाद में क्या जमा हुआ? लाइमस्टोन। तो इसी के टुकड़े टूटेंगे, रोल होंगे, यहाँ घूमेंगे। और ये डिस्टेंस इतनी नहीं है, बेसिन तो बहुत बड़ी रही होगी ना, ठीक है ना। तो इसी के टुकड़े, लाइमस्टोन के टुकड़े हमको मिलते हैं, और इन टुकड़ों को हम कहते हैं इंट्राक्लास्ट्स। इन्हीं को हम एलोकेम्स कहते हैं। एलोकेम मैं और मायने बता दूंगा।
तो एलोकेम्स, इसलिए एलोकेमिकल लाइमस्टोन भी है। और एलोकेम्स में कई तरह के होते हैं, उसमें से एक मिलता है इंट्राक्लास्ट, तो इसलिए हम इसी को इंट्राक्लास्टिक लाइमस्टोन भी कहते हैं। और ये दो फॉर्मेशन के बीच में, दो बेड्स के बीच में कॉन्ग्लोमरेट का मिलना, उसको हम इंट्राफॉर्मेशनल कॉन्ग्लोमरेट कहते हैं। ये अनकन्फर्मिटी का सूचक नहीं है। वहाँ अनकन्फर्मिटी का सूचक था, क्योंकि नीचे मेटामॉर्फिक्स थी और ऊपर से अचानक सेडिमेंटेशन हुआ था, है ना, तो टोटली डिफरेंट था। वो विषम विन्यास है जहाँ गैप था, मेटामॉर्फिक थी 2 अरब साल वाली, उसके बाद आ गया था लगभग 70 मिलियन का, तो कितना लंबा गैप था, वो अनकन्फर्मिटी कहेंगे। तो हर बार कॉन्ग्लोमरेट का मिलना अनकन्फर्मिटी का सूचक नहीं है। कुछ अनकन्फर्मिटी कौन सी होंगी? इंट्राफॉर्मेशनल। इंट्राफॉर्मेशनल मतलब दो फॉर्मेशन के बीच को हम इंट्राफॉर्मेशनल कहते हैं। इंट्रा, समझे? कोई क्लास में कंपटीशन हो रहा है, वो इंट्रा क्लास कंपटीशन कहलाएगा। क्लास के बीच में, एक ही क्लास में कोई कंपटीशन हो रहा है, क्या कहलाएगा? वो इंट्रा क्लास कंपटीशन। दो अलग अलग क्लासेस के बीच में हो रहा है, वो इंटर क्लास कहलाएगा। दो अलग अलग स्कूलों में हो रहा है, इंटर स्कूल। दो अलग अलग कॉलेज में हो रहा है, इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटी, इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंटर स्टेट्स, इंटरनेशनल। इंटर आ गया सर। और इंटर का मतलब विद इन द, उसी में, एक क्लास में है, उसी क्लास में हो रहा है, एक ही फॉर्मेशन है, उसी फॉर्मेशन में, उसको हम कहते हैं इंट्रा। तो ये पूरा एक ही फॉर्मेशन है, लमेटा फॉर्मेशन है, उस लमेटा फॉर्मेशन के बीच में ही हमें कॉन्ग्लोमरेट मिल रहा है, इसको हम कहेंगे इंट्रा फॉर्मेशनल। मतलब एक ही फॉर्मेशन के बीच में है, तो इंट्रा फॉर्मेशनल कॉन्ग्लोमरेट है। क्या बता रहा है वो? चेंज इन एनर्जी। क्या चेंज? शांत हुई है कि तेज हुई है? तेज हुई है। टर्बुलेंट कंडीशन बता रहा है। देख पा रहे आप, छोटी सी चीज़ है, कितना बड़ा इंटरप्रिटेशन निकाला हमने। ठीक है, चलिए।